पाकिस्तान न्यूज में हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और बेहद अहम दिन। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में अनुपूरक बजट के साथ कुल 7 विधेयक पेश होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। करीब 5000 करोड़ के अनुपूरक बजट के पेश होने की उम्मीद है और इसी के दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुपूरक बजट पेश करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है। 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ 7 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। साथ ही हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार उत्तराखंड सरकार को घेरने में लगी है। सत्ता पक्ष सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है। भू कानून, किसानों का मुद्दा, देवस्थानम बोर्ड और साथ ही कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से हरिद्वार में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, इन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरने में भी लगी है, जिसके चलते आज हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं उत्तराखंड के विधानसभा मानसून सत्र के दौरान। आज दूसरा दिन है। पहले दिन की शुरुआत दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि देकर की गई और तमाम मुद्दों को रखा गया सामने। आज अनुपूरक बजट समेत कुल 7 विधेयक पेश होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है उत्तराखंड विधानसभा के मानसून का ये सत्र। कई अहम मुद्दों को इसमें रखा जाएगा सामने। विपक्षी पार्टियों ने भी तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने की। वहीं यूकेडी की बात करते हैं तो यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा को कूच करने की भी कोशिश की। तमाम मुद्दों को आज रखा जाएगा। सदन में अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। तकरीबन 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज दूसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का। क्या कुछ आज रहने वाला है, क्या जानकारी आपके पास? जी, निश्चित तौर पर आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा का सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वह तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज विधानसभा कूच करेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है कि किस तरीके से अब जब सदन के पटल पर जब विधेयक रखा गया है तो उसमें अब क्या कुछ कार्रवाई की जाए, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही अभी अब से कुछ देर में करीब 11 बजे विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं विधानसभा का सत्र जो है वह हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तमाम सारी रणनीति के तहत अब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। जहां कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई है, वहीं सरकार ने भी जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर देने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि करीब 5000 करोड़ से ऊपर का बजट रखा गया, तो कहीं ना कहीं जो ये बजट है जो आम लोगों के लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा, क्योंकि अनुपूरक बजट कह सकते हैं, क्योंकि मानसून सत्र है। विभागीय कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर बजट निकाला जाता है या अनुपूरक बजट होता है, तो क्योंकि तमाम सारे विभागों की कार्य प्रणाली कार्य करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, तो इसको लेकर मानसून सत्र का बजट सत्र शुरू किया गया है। नवीन, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, तो विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट? जी, निश्चित तौर पर अनुपूरक बजट यही होता है कि जब बजट की जो कार्यवाही होती है अनुपूरक बजट की है, साफ तौर पर इसीलिए बजट पेश किया जाता है कि जो बजट खत्म हो गया है, इसके बाद अब मानसून सत्र शुरू हुआ है। मानसून को लेकर विभाग में अगर किसी भी चीज की धन की या किसी भी चीज के लिए बजट पेश किया जाता है, इसे अनुपूरक बजट इसीलिए कहा जाता है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए बजट की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो या फिर उत्तराखंड के विकास के क्षेत्र में, तो एक बजट का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है सरकारों के लिए कि सरकार बजट के द्वारा ही कई सारी योजनाएं आगे बढ़ाई जाती हैं, तो तमाम सारे मुद्दे को आगे बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट विभाग के लिए, सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि जो लोग हैं, आम जनता है, आम जनता को भी राहत देने वाला यह बजट रहेगा, क्योंकि सरकार ने पूरी तरीके से यह तैयारी की है कि
सभी वर्ग को साधा जाए, सभी वर्गों के साथ इस बजट ऐसा बजट पेश किया जाए कि जो सभी लोगों के हित में हो। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि आज दूसरा दिन है उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें विस्तार से समझाने के लिए। अब आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू और इसी के साथ कोविड कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एसओपी का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, सख्त निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। पेडको को दिशा निर्देशों का अनुपालन भी करना होगा। कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में लागू रहेगा। पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस के लिए नए नियम पेडको के लिए बनाए गए वो लागू रहेंगे। हालांकि कोरोना की बात करते हैं तो उत्तराखंड में मामले बेहद कम होते जा रहे हैं और सरकार किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहती, कोई लापरवाही नहीं चाहती। इसके चलते कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है ताकि लोग भी जागरूक रहें और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, जानकारी हम तक पहुंचाते हैं कि लोग भी पालन करते नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने टीकाकरण के अभियान में भी तेजी ला दी है। जिस तरीके से उनका लक्ष्य उन्होंने रखा है दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेट करना उत्तराखंड को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है, अब क्या हालात आप जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं? का बिल्कुल, भले ही उत्तराखंड में कोरोना के मामले बिल्कुल कम हो गए हों, लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क बनी हुई है। कोई भी रिस्क उत्तराखंड सरकार नहीं उठाना चाहती है, जिसके चलते अब एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। यानी कि 31 अगस्त तक सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो पाबंदियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी और साथ ही कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन प्रशासन को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पर सतर्क नजर आ रहा है। वहीं यदि यात्रियों की बात करें तो यात्रियों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो उत्तराखंड आने वाले पर्यटक हैं उनको उस गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और साथ ही जिस तरीके से देखा जाए कि जो मास्क लगाने का पालन है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन लगातार यात्रियों को करना होगा। लेकिन जब हम फील्ड पर उतरकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो पालन गाइडलाइंस का होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जी धनराज, टीकाकरण अभियान में भी तेजी ला दी गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। किस तरीके से प्रक्रिया अब चल रही है टीकाकरण को लेकर? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से पहले उत्तराखंड में 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन अब एक स्पुतनिक वैक्सीन और उत्तराखंड में आ गई, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अभियान में तेजी जरूर आएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। जिस तरीके से हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उद्घाटन किया था और उसमें जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसको लोगों को लगाने का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। तो उसमें साफ तौर पर जो दावे हैं मुख्यमंत्री के वो साफ तौर पर यही है कि दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर का अंदेशा लगातार जताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए सतर्क उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है। जी उत्तराखंड सरकार सतर्क तो हो गई है धनराज, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी है। तो अस्पतालों में कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से तीसरी लहर का अंदेशा लगातार जताया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी तो कहीं ना कहीं वो बच्चों पर प्रभावी होगी, तो उसको देखते हुए अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। लगातार समीक्षा बैठक वो स्वास्थ्य विभाग के साथ कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड को स्वास्थ्य मंत्री काफी समय के बाद मिला है तो कहीं ना कहीं जरूर एक तेजी उत्तराखंड के जो अस्पताल है उनमें व्यवस्था को सुधारने में लगाई गई है। और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार उस पर नजर बना रहे हैं और तमाम अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तीसरी लहर में किसी भी तरह की कोई समस्या सामने न आए। जगह जगह पर बेडों की व्यवस्था की जाए और तमाम ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर की जाए। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात है और प्रशासन भी लगातार सख्त है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। दरअसल कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड में 26 तक जमकर बरसेंगे मेघ। दरअसल
ये जानकारी सामने आई है कि 26 अगस्त तक जमकर बरसेंगे मेघा। पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश होगी। कई इलाकों में मौसम साफ हो गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट लेता जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। इसके लिए प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि बाहर जाने से बचें, क्योंकि लगातार कई जिलों में बादल छाए हुए हैं उत्तराखंड में और मौसम विभाग लगातार अपडेट भी जारी कर रहा है। कई इलाकों में मौसम छाए हुए हैं और 26 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि जमकर बरसेंगे मेघा। कई इलाकों में मौसम साफ भी हो गया है तो कई जिलों में इस वक्त बादल भी छाए हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और अब जानकारी सामने आ रही है कि पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है लगातार तेज बारिश देखी जा रही है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई जिलों में तेज बौछार और गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले 24 घंटे में 1 या 2 दौर की तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है उत्तराखंड के अंदर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भी उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं और पहाड़ों की दरकने की तस्वीरें भी दिखी जा रही है, जिस चलते कई रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं और लोगों को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संचित, एक बार फिर मौसम विभाग ने कहा है कि तेज बारिश आज हो सकती है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में। इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है और क्या जानकारी आपके पास? आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह जिस तरीके से लगातार देहरादून के अंदर बारिश हो रही थी और बात अगर इस वक्त की करें तो आप देखिए पीछे इस वक्त धूप निकल आई है और देहरादून का मौसम इस वक्त साफ है। लेकिन बात अगर पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो आप पर्वतीय क्षेत्र में देखिए लगातार जिस तरीके से बारिश के बाद लगातार वहां पर जो मलबा आने की बात कही गई, मलबा आ गया, अवरोध हो गया, तो जिस तरीके की समस्या इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में और आप देखिए अलर्ट जारी किया गया है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो कहीं ना कहीं इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। तो आपको बता दूं 4 दिन बाद जिस तरीके से जो कर्णप्रयाग जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग है उस पर 4 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटा दिया गया और जो यातायात को लायक बना दिया गया। यातायात इस वक्त चलने लायक बन गया है। वहां पर से गाड़ियां जिस तरीके से 4 दिन से वहां पर मलबा था, तो आप देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है बरसात। जिस तरीके से आप देखिए कि उत्तराखंड का भूगोल कुछ इस तरीके के कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जब बरसातें आती हैं तो बारिशों में पहाड़ी जो लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही बात करें जो चीन मलारी हाईवे की, अगर मलारी हाईवे को आप देखिए 11 दिन से वो भी बंद था और जिस तरीके से वहां पर 6 राउंड में हेलीकॉप्टर से प्रशासन ने वहां पर लोगों को प्रशासन ने वहां पर जो राशन पहुंचाया लोगों को, 6 राउंड में 6 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की समस्या अगर बारिश का जिस तरीके से अलर्ट अगर बारिश उत्तराखंड के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या उत्तराखंड के लोगों को और पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों को देखने। तो संचित, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर तेज बारिश होती है तो खासकर लोगों को बेहद दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे में जो लोग नदी किनारे रहते हैं या जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए जिस तरीके से लगातार जो बारिश का मौसम शुरू हुआ था उसके शुरुआती दौर में नदी किनारे रह रहे लोगों को प्रशासन ने सबसे पहले वहां से हटाने का काम किया था। और आप बात अगर इस वक्त और आज के दिन तक की करें तो इस वक्त नदी किनारे जो रह रहे लोग के बीच में जब लगातार 2-3 दिन तक उत्तराखंड के अंदर धूप निकलती है, देहरादून के अंदर धूप निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में जब धूप निकलती है तो वहां पर लोग वापसी रहने के लिए आ जाते हैं, जिसको लेकर के जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन तुरंत वहां पर जाकर के दोबारा लोगों को हटाने का काम किया और साथ साथ उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया जिससे कि उनके जीवन यापन और जीवन में रहने के लिए कोई समस्या ना है, इसको लेकर के उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और आप देख सकते हैं इस वक्त जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उत्तराखंड के अंदर, और हालांकि जिस आप बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो बात आप देखिए कि बारिश जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर होती है प्रशासन हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पहाड़ रहने की समस्या आपने देखा कहीं होटल गिर जाते हैं, तो ऐसी समस्या लगातार उत्तराखंड के अंदर बनी रहती है। और बात अगर मैदानी क्षेत्रों की करें तो जिस तरीके से नदियां उफान पर आ जाती है
तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का भूगोलिक कुछ ऐसा है कि पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों की अगर बात करें तो समस्या पूरे उत्तराखंड के अंदर ये बरसात लेकर के। संचित, आपने जानकारी दी थी कि मलारी हाईवे भी 11वें दिन भी बंद है, तो किस तरीके से आवागमन संभव हो पा रहा है? देखिए, जो बात मलारी हाईवे की करें, मलारी हाईवे का जो मलबा है वो मलबा हटाने में इस वक्त टीम जुटी है और वहाँ पर इस वक्त जो आवागमन है वो अभी फिलहाल बंद है, जिसको लेकर के अभी जो मार्ग है वो सुचारू रूप से अभी नहीं हो पाया है। बात अगर करें कि वहाँ पर आवागमन की, तो पूरा इस वक्त आवागमन वहाँ पर बंद है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही वहाँ पर लोगों को बीच में रेस्क्यू रोकना किया जा रहा है। चाहेंगे। इसी वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कम वेतन के चलते अस्पताल कर्मी धरने पर बैठे हैं। बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, ये अस्पतालों की कर्मी की तरफ से कहा गया है। मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि वेतन बढ़ाने को लेकर हल्द्वानी में प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। कम वेतन के चलते अस्पताल कर्मी धरने पर बैठे हैं और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। दरअसल बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, ये अस्पताल कर्मियों की तरफ से कहा जा रहा है और वेतन बढ़ाने के लिए हल्द्वानी में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल कर्मी धरने पर बैठे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये सामने आई है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, ये कहा जा रहा है अस्पताल कर्मियों की तरफ से। फिलहाल ये जानना होगा कि प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा या नहीं। हमारे संवाददाता जब जुड़ेंगे तो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, अस्पताल कर्मी धरने पर बैठे हैं और बढ़ती महंगाई में गुजारा मुश्किल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, अस्पताल कर्मी धरने पर बैठे हैं, आखिर क्या वजह धरने पर बैठने की और कब से धरना चल रहा है? जी बिल्कुल सोनिका, उपनल कर्मचारी जो हैं उत्तराखंड के, वो लंबे समय से धरने पर हैं और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बड़े हॉस्पिटल से उपनल कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को हम देखते हैं कि वो धरने पर हैं। इससे पहले राजधानी देहरादून और अब हल्द्वानी के लगभग 700 से 800 जो कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं और एक तरीके से बेहद नाराजगी इन सभी कर्मचारियों के द्वारा जताई गई है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया कि कोविड काल से लेकर पिछले 10 से 12 सालों से लगातार कार्यरत हैं और इनका जो वेतनमान है वो लगभग ना के बराबर है और इस तरीके से अनदेखी सरकार के द्वारा इन उपनल कर्मचारियों की जा रही है, जिसको लेकर इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने की जो एक तरीके से हिदायत है इन कर्मचारियों के द्वारा दी गई है। और जाहिर तौर पर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो लंबे समय से राज्य में उठ रही है और अलग अलग जगहों पर फिलहाल उत्तराखंड में इन कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। राजधानी देहरादून में भी पिछले दिनों से प्रदर्शन देखे गए, बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुए। उसके बाद तमाम जो जिले हैं उत्तराखंड के, हल्द्वानी है, इससे पहले हरिद्वार में भी ऐसे जो प्रदर्शन है वो हुए हैं तमाम हॉस्पिटल्स के कर्मचारियों के द्वारा। तो इनकी जो मांगे हैं सरकार से, और जाहिर तौर पर चुनाव से ठीक पहले सरकार से या जो अपनी तमाम मांगे हैं वो पूरी करवाना चाहते हैं और इनकी जो फिलहाल मांगे हैं सरकार से यही है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, जिससे जो इनका गुजारा है वो चल सके और इससे लंबे समय से कार्यरत है, तो कहीं ना कहीं सरकार इनके कार्य की अनदेखी ना की जाए। तो विशाखा, क्या सरकार कोई नुमाइंदा अभी इनसे मिलने पहुंचा है अस्पताल कर्मियों से? सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम इन कर्मचारियों के लिए नहीं उठाया गया है, क्योंकि बीते जब राजधानी देहरादून में भी ऐसे जो प्रदर्शन है वो किए गए, इसके अलावा अन्य जिलों में जब प्रदर्शन हुए तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो संतावना दे देते हैं या वहाँ उनके द्वारा कहा जाता है कि उनकी मांगे सरकार तक पहुंचा दी गई हैं और जल्दी सरकार की तरफ से कोई जवाब भी आएगा और उनकी मांगे सुनी भी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार के द्वारा भी कहीं कोई फैसला इन कर्मचारियों के लिए या उत्तराखंड के जो तमाम पूरे एक तरीके से कह सकते हैं तमाम जो उपनल कर्मचारी हैं उनके लिए ऐसी कोई वेतनमान घोषणा, वेतन की स्थिति को लेकर जो सारी कंडीशंस है वो साफ तौर पर उनके द्वारा नहीं कहा गया है और ना ही ऐसी कोई घोषणा की गई। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि आखिर किस तरीके से अस्पताल कर्मियों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या वजह है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल कर्मी हैं, धरना दिया जा रहा है अपने मांगों को लेकर। दरअसल कम वेतन को चलते ये धरना दिया जा रहा है और अस्पताल कर्मियों की तरफ से कहा गया है कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। वेतन बढ़ाने को लेकर हल्द्वानी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कम से कम 14-15 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे, जो हम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं
हम तो 14-15 साल, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 20-20, 22-22 साल पुराने यहाँ पर कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी मांगे एक ही है कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो आश्वासन दिया था हमें कि हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा, उसे पूरा करें जल्द से जल्द। हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है कि हमारा सुरक्षित भविष्य हो और जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत न्यूनतम वेतन में कार्य कर रहे हैं। 8,000 10,000 की सैलरी दी जा रही है, जिससे हम कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो सकता, परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। चलिए आगे रुक करते हैं। चंपावत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त चंपावत में पहाड़ दरकने से बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल जिस तरीके से उत्तराखंड से लगातार खबरें आ रही हैं पहाड़ दरकने की, अब चंपावत से ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के चंपावत में पहाड़ दरक गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। दरअसल जैसे ही पहाड़ दरका, आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और पहाड़ी को दरकने से चंपावत राजमार्ग में इस वक्त बंद हो गया है। अगले 24 घंटों में खुलने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और लोगों को बेहद परेशानी इस वक्त हो रही है। चंपावत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल पहाड़ी दरक गई है और इस वक्त मलबे सड़कों तक पहुंच गए हैं, जिस वजह से कई मार्ग इस वक्त बंद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है और जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। आसपास के मौजूद लोग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भागते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो चला है। राष्ट्रीय राजमार्ग इस वक्त बंद हो गए हैं, संपर्क टूटता जा रहा है सड़कों के साथ, यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सीन है। पूरा पहाड़ आ गया, देखिए पूरा पहाड़ आ गया, देखिए पूरा पहाड़ आया, पूरा पहाड़ आ गया सर। ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बहुत ही डेंजर। अध्यक्ष है विनोद, जिला अधिकारी है विनोद तोमर, ठीक है उसका। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अब इस पर जिलाधिकारी विनोद तोमर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जो सूचना हमें मिली और जो फोटो भी हमने देखे हैं, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में। तो इसके मद्देनजर कि हमने जो है जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है, चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है, उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों से आने का प्रयास करे। तस्वीरें आपने देखी आखिर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है चंपावत में और लोग अपनी जान बचाते भागते नजर आ रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड देखी जा रही है तेज बारिश के चलते। जिस तरीके से उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर इस वक्त चल रहा है, तो आप बेहद सावधान रहे उत्तराखंड में, क्योंकि तेज बारिश चल रहा है। अगर पर्यटक इस वक्त जा रहे हैं तो उन्हें भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।